हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ आर न्यू एनसीईआरटी साइंस, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। और जो चैप्टर है उसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के पार्ट फर्स्ट देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 का हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, वो एनिमल की तरह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो हवा, बारिश जैसी कंडीशन को हैंडल कर सके। इसी कारण से उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देयरफॉर प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। इसका मतलब ये है कि इसी रीज़न से प्लांट सेल्स के जो बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। यानी कि जैसे कि ये प्लांट सेल है, सो इफ़ दिस इज़ अ प्लांट सेल फॉर एग्जांपल, तो प्लांट सेल की ये वाली जो लेयर है वो कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसको बोला जाता है सेल वॉल। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड रिमेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट। इसका मतलब ये है कि सेल वॉल प्लांट्स के पार्ट्स जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स को मजबूत और स्टेबल रखता है। ठीक है, ये उनका शेप मेंटेन करता है और प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल्दो रिजिड सेल वॉल इज परमिएबल विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व मटीरियल्स कैन पास थ्रू इट। इसका मतलब ये है कि सेल वॉल स्ट्रॉन्ग है पर परमिएबल है, मतलब कुछ चीज़ें पास हो सकती है। वाटर और मिनरल इजीली पास हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, फिर भी उसके थ्रू जो है वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल्स है वो पास कर सकती है सेल वॉल। अलॉन्ग विद द सिलेक्टिव permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव होती है, यानी कि वो सारी चीज़ों को अपने अंदर नहीं आने देती, वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है। पर जब जो सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन मिलकर रूट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। व्हेन वी प्लेस अ रियो लीफ और एन ओनियन पील इन अ कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, द प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये है कि जब प्लांट सेल को कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाला जाए, जब हम उसको शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर लूज कर देता है। ठीक है, however the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape। यानी कि जो सेल्स का साइज पूरा कोलैप्स नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल स्ट्रांग होती है और शेप बनाए रखती है। इस कारण से ये एक मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। द इनर कंटेंट ऑफ द सेल shrink as the cell membrane pulls away from the cell wall. This shows that the cell wall helps plant cells remain firm in their original shape. इसका मतलब ये है
कि जो सेल के अंदर का पार्ट है वो श्रिंक होता है और मेम्ब्रेन वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब जो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को मजबूत बनाती है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन का मतलब ये है, ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट सेल वॉल है वो मजबूती बनाए रखती है। एनिमल सेल सच एज चीक सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, यानी कि जो एनिमल सेल्स है जैसे कि हमने चीक सेल में ऑब्जर्व किया था उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक। इसका मतलब कि जब उस चीक सेल को हम कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो अपना पानी लूज कर देगी और वो जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से श्रिंक हो जाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यहाँ पे चीक सेल और उसका, यहाँ पे हमने एक ओनियन पील सेल लिया था और एक लिया था ह्यूमन चीक सेल। तो ह्यूमन चीक सेल के सेल्स आप देख सकते हैं श्रिंक नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो प्लांट सेल के जो सेल्स है वो हमको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। अब बिना सेल वॉल, अगर एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो एनिमल सेल्स जो है अपना शेप आसानी से चेंज कर सकते हैं। दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द एनिमल सेल। तो ये जो सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एनिमल सेल्स में, उसके कारण वो आसानी से मूव कर सकते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। नाउ द सेल वॉल इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, जो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर। अब सेल्यूलोज काय का बना होता है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जिसमें यूनिट्स होती है, यानी कि ग्लूकोज की यूनिट्स होती है जो एक दूसरे से जॉइंट होती है और वो क्या बना लेती है? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बना लेती है। अ टाइप, हाँ, लिंक्ड टुगेदर। सेल्यूलोज इन आर डाइट एक्ट्स एज रफेज, हेल्प इन डाइजेशन। कि ये जो है सेल्यूलोज वो हमारी डाइजेशन में रफेज का काम करता है, यानी कि फाइबर का काम करता है। ठीक है, नाउ सम microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cell। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया, उनमें भी सेल वॉल होती है, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पॉज एंड पॉन्डर के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव for the necessity of the cell wall in plants usually fixed in one place versus the animals usually moving from one place to another। तो आपको इसका मतलब ये है कि क्या आर्ग्यूमेंट दोगे कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की वो एक जगह पर फिक्स होती है, बल्कि जो एनिमल सेल्स है वो यूजुअली जो है मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो ऐसा क्यों? तो सेल वॉल क्यों ज़रूरी है, मतलब ऐसा बताया गया है। तो प्लांट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए सेल वॉल ज़रूरी होती है प्लांट सेल में। बल्कि जो एनिमल सेल है वो मूव कर सकते हैं, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसीलिए उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में यही लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज वुड यू प्रिडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ़ इट्स सेल वॉल वर टू बिकम अ फ्लेक्सिबल एज अ सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट सेल वॉल जो है वो अगर फ्लेक्सिबल हो जाए सेल मेम्ब्रेन की तरह तो क्या होगा? तो प्लांट क्या होगा? गिर जाएगा, क्योंकि वो अपना शेप जो है उसका प्रॉपर शेप जो होता है वो लूज़ कर देगा, उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। वाटर प्रेशर से सेल्स जो हैं सेल बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा अगर वो सेल मेम्ब्रेन जैसी फ्लेक्सिबल हो गई तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये आंसर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कट द 2 पोटैटो पीसेस इन रफली इक्वल साइज एंड मेजर देयर इनिशियल वेट बिफोर प्लेसिंग दैम इन डिफरेंट लिक्विड्स। यानी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको पिछली वीडियो में समझाया था जिसमें हमने 2 पोटैटो पीसेस को रफली इक्वल शेप में कट किया था, फिर उसका इनिशियल वेट को क्यों मेजर किया था?
लिक्विड में डालने से पहले। तो इसके आंसर में लिखना है कि एक्सपेरिमेंट फेयर हो सके इसलिए हमने ऐसा किया था, और सेम साइज़ इज इक्वल्स टू सेम सरफेस एरिया होता है, ठीक है। यानी कि अगर साइज़ अगर उसका सेम रहा तो उसका सेम सरफेस एरिया होगा। वेट मेजर करने से पता चलेगा कि कितना वाटर गेन या लॉस हुआ है, यानी कि उसमें कितना ऑस्मोसिस हुआ है। ये देखने के लिए हमने उसका इनिशियल वेट को मेजर किया था। तो ये आपको आंसर नंबर 3 में लिखना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। यू हैव लर्नड अबाउट मोस्ट सेल हैव 3 बेसिक पार्ट्स। आपने पढ़ा होगा कि जो सेल है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, जो कि सेमी फ्लूइड और जेली लाइक होता है। और तीसरा पार्ट होता है अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called the organelles. अब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इनके अलावा भी कुछ सब सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनेल्स। along with the other substances present in it, most of which are only visible with the electron microscope. तो ये जो substances है ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो let us study, अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो सब यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, जो हमारा फिगर ए है उसमें बैक्टीरिया के सेल को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि बैक्टीरिया का सेल ऐसा दिखाई देता है। जो दूसरा है बी वाला वो है हमारा प्लांट सेल का डायग्राम, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। और तीसरा वाला है एनिमल सेल का डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो डायग्राम्स है उसमें आपको सेल के सेल ऑर्गेनेल्स दिख जाएंगे। तो जो अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल में उस सेल वॉल प्रेजेंट होती है सबसे बाहर, अंदर रफली यानी कि इर्रेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे इसके अपेंडेज होते हैं लोकोमोशन के लिए। प्लांट सेल में क्या क्या होता है? प्लांट सेल में आपको सेल वॉल दिखाई देगी, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियस के अंदर आप न्यूक्लियोलस देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो किया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया है, गोल्गी बॉडी शो की गई है, देन साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये जो आपको दिख रहा है ये है वैक्यूल, दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट, तो ये है हमारे, और राइबोसोम्स। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये प्लांट सेल का डायग्राम बनाना नहीं आता है तो इसका ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे प्लांट सेल डायग्राम बाय बायोलॉजी लवर्स हब। सबसे स्टार्टिंग में आपको हमारी वीडियो दिख जाएगी, उसको देख के आप आसानी से प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि किस तरह से आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स को। स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिए हैं तीनों डायग्राम्स। ऑब्जर्व डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। हमने उसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे वो भी देख लिए। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब 2.1 में हमको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है, तो अभी वो जब टेबल आएगी तब हम उसके ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल जो हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। उन जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनेल है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स तो है बट उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उनके बाहर, ठीक है। और दूसरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये इर्रेगुलर शेप्ड आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा। तो इस तरह के जो सेल्स हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, उस तरह के सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि पुराना न्यूक्लियस होता है। Now, a prokaryotic cell, most cellular activities like
टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेलुलर एक्टिविटी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल की, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो भी वेल डिफाइंड होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि उसका न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डिफाइंड है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। और इस तरह के सेल्स को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि इस तरह के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू यानी कि सही न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोर डिटेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियोटिक एंड ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक आर गिवन इन 2.2। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टेबल 2.1, जिसमें कंपैरिजन दिया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें हमको बताना है कि ये जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं या फिर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलो अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस में हमने देखा, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप टिक की जगह पे प्रेजेंट लिख लीजिएगा और क्रॉस की जगह लिख लेना एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल जो है वो किस किस में देखने को मिली? बैक्टीरियल सेल में देखने को मिली थी और प्लांट सेल में देखने को मिली थी। साइटोप्लाज्म तीनों में ही देखने को मिला था। देन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमने किस में देखा? प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखा। और यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिला प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड हमने किस में देखा था? सिर्फ बैक्टीरियल सेल में देखा था। देन नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें किस में देखने को मिले थे? प्लांट सेल और एनिमल सेल में। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल 2.2 पर। तो टेबल 2.2 में कंपैरिजन दिया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है, ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव न्यूक्लियस की, यानी कि पुराने टाइप का न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में पुराने टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट था और जो यूकैरियोटिक सेल था उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ पे एब्सेंट लिखेंगे। जो डायमीटर था टिपिकल सेल का, ये आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, वहीं यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, कितने होते हैं सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में? तो यूजुअली यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। वहीं देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। नाउ यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होगा, मल्टी सेलुलर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में देखने को मिले थे? प्रोकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किस में देखने को मिला था? प्रोकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पे वो एब्सेंट थे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। Which of the cells given in figure 2.10 falls under the category of the prokaryotic और eukaryotic cell? तो जो 2.10 है, 2.10 जो था हमारा डायग्राम, उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से हैं और यूकैरियोटिक सेल कौन से हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा बैक्टीरियल सेल था प्रोकैरियोटिक और जो प्लांट सेल और एनिमल सेल थे वो थे यूकैरियोटिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं जिसका नाम है व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दिस ऑर्गेनेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल को इन ऑर्गेनेल्स की नीड क्यों होती है? यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको उनके बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करनी होती है
तो जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है वो इंडिपेंडेंटली सेम टाइम पे उनका अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल, नए मटेरियल बनाने में मदद करते हैं, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये सभी एक साथ काम करते हैं ताकि वो उनके फंक्शंस को परफॉर्म कर सके सेल्स में। ठीक है, इन अदर वर्ड सेल इज़ लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री। एक छोटी सी जिंदा फैक्ट्री होती है हमारी सेल, विथ ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक वर्क। जिस तरह से एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे कोई सा भी प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उनका स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक उनकी जॉब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर दी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। अब हम एक एक करके सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। नाउ द न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड कवरिंग, न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखें तो यहाँ पे डबल लेयर होती है, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये, इस तरह से डबल लेयर्ड होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 लेयर दिखाई दे रही है, तो डबल लेयर्ड होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल्स को अंदर बाहर जाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर है वो जो मटेरियल है उसको अपने थ्रू अंदर या बाहर होने में मदद करते हैं। द न्यूक्लियोलस इज़ दी dense round body in the nucleus where the synthesis of ribosomal subunits takes place। अब जो न्यूक्लियोलस है, ये जो आप डेंस डार्क कलर देख रहे हैं, वो होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती है, सिंथेसिस होना मतलब बनती है। ठीक है, और these subunits then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble and forms ribosome। यानी कि ये जो सब यूनिट्स बनती है, यानी कि जब ये सिंथेसिस हो जाती है तो ये साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाती है सब यूनिट्स, और एक छोटी सब यूनिट और एक बड़ी सब यूनिट मिलकर के क्या बना लेती है, एक सिंगल राइबोसोम बना लेती है। इस तरह से ये क्या है, राइबोसोम बना लेती है। तो इस तरह से न्यूक्लियस में होता है राइबोसोम का सिंथेसिस। ठीक है, नाउ द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तब हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि रॉड शेप्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर पाए जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स को अगर हम ध्यान से देखें, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर जूम करके देखें तो हमें डीएनए दिखाई देता है। तो यहाँ पे सेल से डीएनए, यानी कि सबसे पहला सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, देन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स को अगर ध्यान से देखें तो उसमें होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन for inheritance of character from parents to the next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecule। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हम हमारे पेरेंट्स से लेते हैं, जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नाउ क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, डीएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए मॉलिक्यूल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे हेयर का कलर होता है, आइज़ का कलर होता है, वो जीन पर डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि जिस टाइप के हेयर्स, आई का कलर हमारे पेरेंट्स का होता है वही इनहेरिट होके
उनके ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी या आपके मदर या फादर दोनों में से एक की आइज़ ब्राउन है तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो उनका बच्चा होगा उसकी भी आंखें ब्राउन होगी। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? वो जीन की वजह से होता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो फंक्शनल सेगमेंट होती है, जैसा मैंने आपको समझाया, वो जीन होती है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, उसमें डीएनए जो है एक तरह से क्रोमैटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एनलार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि क्रोमैटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। Whenever a cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को इस तरह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आप फिगर 2.10 में देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल का में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल associated with a specific protein. The region containing this genetic material is called nucleoid। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये जो रीजन होता है उस जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसी को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया, हमारा न्यूक्लियस वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ, जो है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती हैं, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये जो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इस तरह से फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और बहुत सी बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी हमको दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आप इस तरह से जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम होते हैं। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से उनको रफ बोला जाता है। बल्कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए उनको स्मूथ बोला जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं। ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्यों होता है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज ऑर्गेनेल होता है दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इस तरह से आपको नेटवर्क दिखाई देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है। नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope। इसमें जो outer membrane होती है वो nuclear envelope की होती है। Now मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ कंटिन्यूस विथ, यहाँ पे से शुरू हो जाता है, मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर से। नाउ द endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of protein, fats, lipids and some hormones in some of the specialized cell। यानी कि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, बनाते भी हैं प्रोटीन, फैट्स और हार्मोन, साथ ही उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी ये काम करते हैं। The structure of the ER in the cell varies depending on its function। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो दो तरह से डिवाइडेड है उसके फंक्शंस के बेसिस पे। तो 2 टाइप्स के ERs कौन कौन से हुए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो रफ नज़र आते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उनके सरफेस से। ठीक है, इट मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना और प्रोटीन का सिक्रीशन करना। प्रोटीन बनता भी है और प्रोटीन वहाँ से सिक्रीट यानी कि रिलीज भी होता है।
फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एज पेनक्रियाटिक सेल्स, यानी कि जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस भी करते हैं। मतलब पेनक्रियाटिक सेल्स में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिक्रीट करता है। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके सरफेस पर, इसीलिए वो स्मूथ नज़र आते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हॉर्मोन्स। इनका काम क्या होता है कि फैट्स हॉर्मोन्स को सिंथेसिस करना और उसको स्टोर करके रखना। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बढ़ते हैं आगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को क्या बोला जाता है, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। तो यहाँ पे जिस तरह से फैक्ट्री में ये सब काम नहीं होते, मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है, पैकेजिंग और शिपिंग एरिया होता है, इस तरह से हमारे सेल्स में भी ये जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स है वो अलग अलग काम करते हैं। तो जो गोल्गी अपैरेटस है, द गोल्गी अपैरेटस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलियो गोल्गी ने किया था 1898 में, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले ये गोल्गी अपैरेटस को देखा था नर्व सेल्स के अंदर ऑफ द बार्न आउल। बार्न आउल का जो नर्व सेल था उसमें इसको गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था। उन्होंने एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ किया था और ऑब्जर्व किया था एक थ्रेड लाइक नेटवर्क को। अर्ली माइक्रोस्कोप थे उसमें अच्छी तरह से नहीं दिखाई दिया था, तो इस कारण से ये मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस। तो बहुत सारे लोगों ने इसके जो एग्जिस्टेंस है गोल्गी अपैरेटस की उसको डाउट किया था, पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उस कारण से ये कंफर्म हो गया कि ये इन्होंने सही इनकी मतलब वो की थी, गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर उन्होंने सही बताया था। When the structure was clearly seen and confirmed, it was named as Golgi apparatus। जब उसका क्लियरली उसको देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो कंफर्म हो गया और फिर उनके नाम पर ही उसका नाम रख दिया गया। कैमिलियो गोल्गी से उसका नाम रख दिया गया गोल्गी अपैरेटस, या फिर गोल्गी बॉडीज़ भी इसको बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस को। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल, हमने सेल का डायग्राम देखा था। यू हैव नोटिस स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म्स गोल्गी अपैरेटस। तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको इसका भी डायग्राम देखना है, डायग्राम बनाना नहीं आता है, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गोल्गी अपैरेटस डायग्राम बाय बायोलॉजी लवर्स हब। सारे डायग्राम्स इस चैप्टर के आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको कैसे बनाते हैं वो बताया है, तो वो जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो इट इज़ फंक्शनली लिंक्ड टू द ईआर, यानी कि ईआर से लिंक्ड होता है उसके फंक्शंस के लिए। द सेल मेम्ब्रेन एंड द आउटर सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि ये सेल ईआर से लिंक्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से लिंक्ड होता है और सेल ऑर्गेनेल्स से लिंक होता है बाकी अदर सेल ऑर्गेनेल से। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, सेल्स पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है। इसका काम होता है मॉडिफाई, सॉर्ट, पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। मतलब ये है कि ये मॉडिफाई, सॉर्ट और पैकेज मतलब पैकेज बना लेता है। जैसे प्रोटीन लिपिड्स को क्या करता है, इस तरह से वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर करता है ताकि ये वेसिकल्स क्या हो सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, सिक्रीट हो सके और लाइसोसोम फॉर्मेशन हो सके। तो इसीलिए इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम करता है। ये पैकेज बना लेता है प्रोटीन्स लिपिड्स के, इस तरह से वेसिकल फॉर्मेशन कर लेता है ताकि ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके और यहाँ पे अपना सिक्रीशन दे सके। अब नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, द क्लीनअप सिस्टम इनको बोला जाता है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज वर्न आउट ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़। अब देखो, अगर कोई सी फैक्ट्री है उसमें अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पे निकलेगा।
तो जो इसी तरह से सेल में भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि डैमेज होता है, और जो मतलब वॉर्न आउट यानी कि जो ख़राब हो चुके ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स, हाउ डज सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इनसाइड, तो अपना जो सेल है वो वेस्ट को अंदर अक्यूमुलेट यानी इकट्ठे होने से कैसे बचाता है। सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे अंदर जमा नहीं हो पाता है, तो वो इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स होते हैं, जिसके अंदर लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं जो कि अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और डैमेज पार्ट्स ऑफ सेल को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इस कारण से जो हमारा सेल है वो क्लीन रहता है और हेल्दी रहता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर इसेंशियल इनटू द आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेल्यूलर प्रोसेसेस। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रेकडाउन के बाद बनते हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और फिर उसका रीयूज़ हो जाता है सेल्यूलर प्रोसेसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी हम पढ़ लेते हैं। जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स है उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्पर्म सेल एग से मिलता है तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं आउटर लेयर ऑफ एग को, यानी कि जो ओवम है उसका आउटर लेयर को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो आप इसको और पढ़ेंगे, ह्यूमन स्पर्म सेल जब चैप्टर 11 पढ़ा जाएगा उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। सेल की एक्टिविटीज़ को क्या चाहिए, सेल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है पूरे सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसी कारण से उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन यानी कि सिंगल को माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर है। इसका भी आपको ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप आसानी से इस डायग्राम को बना सकेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अब इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है, क्रिस्टे, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये जो है एक सीधा स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेन स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि केमिकल रिएक्शंस हो सके और एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर broken down to release energy during the process is called cellular respiration। अब ये जो ग्लूकोज और जो अदर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, टूटते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ब्रेक डाउन होते हैं। उस प्रोसेस तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होने की प्रोसेस को ही बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। The energy release is stored in the form of molecule called the adenosine triphosphate। अब ये एनर्जी जो है बनती तो है माइटोकॉन्ड्रिया में, पर स्टोर एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, और वो मॉलिक्यूल को बोला जाता है ATP। और ATP को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। यानी कि जो एनर्जी है उसको किस चीज़ से मेजर करते हैं, यानी कि उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, ATP। यानी कि ATP के फॉर्म में एनर्जी को काउंट किया जाता है। एंड इज़ यूज फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़, और जो सेल्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के लिए ये ATP का यूज़ होता है। यानी कि ATP क्या है, एनर्जी करेंसी होती है। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर द सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। प्लांट ये क्या होते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स आप ध्यान रखें सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं।
You have learned that mitochondria provide energy to the cells that comes from food. अब जिस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, है ना, फूड के फॉर्म में, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, हाउएवर प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिस तरह से एनिमल्स अपने सराउंडिंग से फूड ऑब्टेन करते हैं, इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो क्या अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। बट वेयर डू द प्लांट सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। पर ये जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसिस कैसे करते हैं और अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। प्लांट्स यूज़, तो प्लांट्स के पास स्पेशल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको प्लास्टिड्स बोला जाता है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं प्लांट के लिए और स्टोर भी करके रखते हैं। As you have learned, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। ये आपने क्लास 7th क्यूरियोसिटी बुक चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा। और ये जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का वो आप देख सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें होते हैं क्लोरोफिल, यानी कि ये जो आप ग्रीन पिगमेंट देख रहे हैं वो होता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिड ही होता है, ठीक है, जो क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसमें भी 2 लेयर होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अब अगर आपको पूछें ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स बताओ जो डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, तो आपको लिखना है 3 बताओ। तो एक तो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन्ड होता है और एक प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। नाउ इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर आर अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिनको स्ट्रोमा बोला जाता है। तो विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। नाउ लाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड व्हेन बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। द शुगर सिंथेसाइज इन दिस प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्टोमा अलॉन्ग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल। तो जो शुगर सिंथेसाइज होती है, स्टार्च ग्रेन्यूल सिंथेसाइज होते हैं इस प्रोसेस में, तो वो स्ट्रोमा के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से फूड ही होता है। शुगर, स्टार्च, ये सब फूड होता है प्लांट के लिए, तो वो स्टोर होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में। Mitochondria and plastid have some features that are similar to certain bacteria. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के कुछ फीचर्स जो हैं बैक्टीरिया के जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का DNA होता है और अपना खुद का राइबोसोम होता है, एंड दस दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। इस कारण से वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। These characteristics suggest that the both mitochondria and plastids shares an evolutionary history with these single-celled organisms. ठीक है। Now, are there any other plastids in plant cells that can contain any pigment other than green pigment? तो क्या उसके अलावा कोई से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम जानेंगे आगे। तो हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अक्वायर वेरिड कलर। तो जो प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर्स भी उगते हैं, फ्रूट्स भी उगते हैं, वेजिटेबल्स भी उगती हैं, तो इनके अलग अलग कलर्स कैसे आते हैं। तो जो फ्लावर के पेटल्स हैं और फ्रूट्स हैं
उसमें जो प्लास्टिड्स होता है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अलावा। क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का होता है, बट क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। पहले वाले जो थे वो क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे। क्लोरो मतलब ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल, क्रोमो मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि उसमें कुछ अलग टाइप के कलर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को। और ऐसे ब्राइट कलर्स क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण वो पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंड द फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि सीड डिस्पर्सल करने में मदद करते हैं। बहुत सारे जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है और वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और इस तरह के प्लास्टिड को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट यानी कि कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, और इनको क्लासीफाई किया जाता है टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। जैसे कि सम प्लास्टिड्स, सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टैरो मतलब क्या होता है, कोलोकेशिया सेल्स स्टोर फैट स्टार्च, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं इनके, ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। तो इसको मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट। देन होता है, अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब PLAST। क्रोमोप्लास्ट का मतलब कि कलर्ड पिगमेंट, यानी कि येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स जो प्रोवाइड करते हैं। अब अगर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक वैक्यूल पे। अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा वैक्यूल, क्योंकि ये लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे सेल का। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल द ऑर्गेनेल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। अब जो मटेरियल बना उसको स्टोर भी तो करना होगा, तो स्टोरेज और सपोर्ट का काम करता है वैक्यूल। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परली स्टोर इट। प्लास्टिड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, बट टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। अदर प्लास्टिड जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट वो भी मदद करते हैं फूड को स्टोर करने में, बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटीरियल स्टोर्ड इन द सेल। तो वाटर, मिनरल, वेस्ट मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है, सेल के अंदर। वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। तो प्लांट्स ऐसा सूखा सूखा क्यों नज़र आता है जब उसमें पानी नहीं होता है। तो इन मैच्योर प्लांट सेल्स देयर इज़ यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ सिंगल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एक सिंगल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इस तरह का आपको लार्ज स्ट्रक्चर जो दिखाई दिया था सेल के अंदर, वो क्या था, वैक्यूल था। वैक्यूल क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, मिनरल स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, यानी कि जो सेल है उसका प्रेशर मेंटेन रहे, इस कारण से वो अपने अंदर क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। विच कीप्स द प्लांट सेल फर्म, इस कारण से प्लांट सेल क्या होते हैं, फर्म होते हैं, अपने फिक्स्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। When a plant does not get enough water, the vacuole lose water, the cells become less firm and plants get wilted। यानी कि जब प्लांट सेल को ज़्यादा मतलब इनफ वाटर नहीं मिल पाता है, तो जो उनके अंदर वैक्यूल है वो पानी रिलीज़ करते हैं, और जो सेल है उसका पानी, वैक्यूल का पानी पूरा बाहर आ चुका होता है। इस कारण से सेल जो है लेस फर्म होते हैं और क्या हो जाते हैं, एकदम सूख जाते हैं, और प्लांट क्या हो जाता है, विल्टेड हो जाता है, सूख जाता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट।
एनिमल सेल्स में बहुत सी बार प्रेजेंट होता है वैक्यूल, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट सेल, यानी कि एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है, वहीं प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। दे हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटीरियल, और एनिमल सेल में भी ये कुछ टाइम के लिए मटीरियल को स्टोर करके रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ वैक्यूल वाला टॉपिक। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।